हेलो बच्चों, मैं बसंत मालविया अपना यूट्यूब चैनल मालविया मैथ मैजिक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लाया हूं जो जरूर ये अपने नवोदय के एग्जाम में जरूर इससे जुड़े सवाल आते हैं। तो आपको ये चैप्टर को समझकर जाना है और इसके सवालों को भी समझ लेना है। देखिए क्या है चैप्टर कि गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण, फैक्टर्स, मल्टीपल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, है ना। तो अब आप हमें गुणनखंड गुणज के बारे में पता होना चाहिए कि गुणनखंड क्या है गुणनखंड, है ना। गुणनखंड, गुणनखंड, गुणनखंड क्या है, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं फैक्टर, है ना। फैक्टर क्या होते हैं? तो फैक्टर कोई भी दी गई संख्या, जो कोई संख्या दी है उसके फैक्टर वो कहलाते हैं जिसके टेबल में वो दी गई संख्या आती है। जैसे कोई, मैं मान लूं कि ये 12 है ना, 12 है ना, 12, तो इसके गुणनखंड क्या है? तो इसके गुणनखंड में देखूंगा ये किसके टेबल में आता है। एक के टेबल में आता है, दो के टेबल में आता है, तीन के टेबल में आता है, चार के टेबल में आता है, छह के टेबल में आता है और 12 के टेबल में आता है। तो ये जो एक है, दो है, तीन है, चार है, छह है, 12 है, ये 12 के गुणनखंड कहलाते हैं। और ऐसे ही मैं अगर बोलूं कि गुणज, गुणज होते हैं, इनको बोलते हैं मल्टीपल। क्या बोलते हैं? मल्टीपल। अगर मैं 12 के मल्टीपल देखूं तो जो भी 12 के टेबल में आते हैं, जो भी संख्याएं 12 के टेबल में आती है, सब उसके मल्टीपल कहलाते हैं। ऐसी संख्या जो दी गई संख्या के टेबल में आती है वो उसका मल्टीपल कहलाती है। या फिर दी गई संख्या से पूरा पूरा जिसमें भाग चला जाता है वो उसका मल्टीपल कहलाती है। और ऐसी संख्या मतलब जिसका दी गई संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए वो उसका गुणनखंड कहलाता है। जैसे मैं बोलूँ 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पंजे 60, 12 छेंग 72, 12 सात 84, 12 अठी 96, 12 नाम 108, 12 धाम 120, फिर इसमें 12 जोड़े तो 132। ऐसा जो भी टेबल में उसके आ जाए, यानी कि जो भी 12 से भाग चला जाए सभी उसके मल्टीपल कहलाते हैं। और जो जिसके टेबल में भी 12 आ जाए सब उसके गुणनखंड कहलाते हैं। ये हो गई। अब देखो, इसके बाद में अगर कोई दो संख्याएं दे दी, अब गुणज गुणनखंड, अब कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात हो जाए, सार्वनिष्ठ गुणनखंड की बात हो जाए, जैसे सवाल आपको आ गया कि 15 और 12 के सार्वनिष्ठ गुणनखंड हैं या उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो भाई 15 किसके टेबल में आता है? एक के, तीन के और 5 के और 15 के, ये 15 के गुणनखंड है और 12 के ये गुणनखंड है। अब अगर पूछ लिया कि 15 और 12 के सार्वनिष्ठ गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे, तो भाई देखो, एक दोनों के टेबल में आया मतलब एक सार्वनिष्ठ गुणनखंड निकल आया। अब देखो, तीन दोनों के टेबल में आया मतलब एक दूसरा सार्वनिष्ठ गुणनखंड निकल आया। इसके बाद में कोई ऐसा गुणनखंड नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, है ना। इस जो कॉमन दोनों में हो जाए वो उनका सार्वनिष्ठ गुणनखंड कहलाता है। अब गुणनखंड, एक अभाज्य गुणनखंड होते हैं, वो अलग होते हैं कि भाई जैसे 12 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो हम अभाज्य गुणनखंड ऐसे करते हैं कि भाई 2 से भाग चला जाएगा, 2 ही 6 12, फिर 2 से चला जाएगा 2 तिया 6 और फिर 3 से चला जाएगा 3 एक कम 3। और इसके अगर मैं 12 के अभाज्य गुणनखंड बताऊं तो 2 गुणा 2 गुणा 3 और बराबर 2 दूनी 4, 4 तिरी 12, यानी 12 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुणा 2 गुणा 3 है। ऐसे ये इसे बोलते हैं गुणनखंड और ये बोलते हैं गुणज। जो भी दी गई संख्या के टेबल में आती है वो उनका गुणज कहलाती है। जो जब दी गई संख्या जिसके भी टेबल में आती है वो उसके गुणनखंड कहलाते हैं। अब देखो, इससे जुड़े हम सवाल करते हैं, हम सवाल आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि क्या है, इसके सवाल कैसे आते हैं। ठीक है बेटा, देखो अब हमें सवाल पहला देखते हैं इस चैप्टर से कैसे सवाल बनते हैं कि 2100 के अभाज्य गुणनखंड है, 2100 के अभाज्य गुणनखंड हमें बताने हैं। अब अभाज्य गुणनखंड इसके निकालने हैं, पर हम देखें कि भाई देखो, पहले ऑप्शन ए में दिया है 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 15 गुणा 5, यानी कि इसमें ये जो 15 है वो अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि ये अभाज्य गुणनखंड इसका नहीं है। दूसरा हम देखें 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 35, तो 35 जो है इसमें 5 का भाग चला जाता है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है ना, तो ये भी नहीं उत्तर आ। अब तीसरा देखें 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7, इसमें हो सकता है क्योंकि इसमें सारी संख्या अभाज्य है। अब हम डी वाला ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, तो 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7, और यहाँ 4 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए अभाज्य गुणनखंड नहीं है। पर
ये हमारा ऑप्शन नंबर सी आ गया। पर अब हम क्या करें, देख के कि कैसे निकालते हैं। अगर सपोज ऐसा नहीं दिया होता तो हम निकालना हमें आना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। इकाई में 0 है यानी 2 का भाग चला जाएगा, देते हैं 2 एक कम 2, यहाँ 1 बचा। अब 1 में भाग नहीं आ रहा तो अगली संख्या लेने से पहले यहाँ लगाएंगे 0। 10 हुआ, 2 पंजे 10, 0 का 0। फिर 2 से भाग जा रहा है, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, इसमें से 1 बच गया, 10 हुआ, 2 पंजे 10। अब 2 का जाना बंद हो गया क्योंकि इकाई में अब 5 है। अब 2 का जाना बंद हो गया, अगली संख्या अभाज्य संख्या क्या है, तो अगली अभाज्य संख्या 3 है। अब 3 का भाग जा रहा है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, अंकों को जोड़कर देखना होता है कि 3 के टेबल में आती है क्या। तो देखते हैं 5 और 2 7 और 5 12 और 12 3 के टेबल में आ जाता है, इसलिए इसमें 3 का भाग चला जाएगा। तो 3 एक कम 3 बचे, इसमें से 2 हो गए, 22, 3 7 21 बचा, इसमें से 1 15 हुआ और 3 पंजे 15। आगे देखते हैं 3 का भाग जा रहा क्या, तो 7 5 12 और 1 13। अब 13 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। अब इकाई में 5 है, अगली संख्या 5 अभाज्य संख्या 5 का भाग जा रहा है। 5 3 15 बचे 2, 25 हुआ, 25 25। अभी भी 5 का भाग जाएगा, 5 7 35 और 7 एक कम 7। और हमारा उत्तर आया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 और उत्तर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 और ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, देखो अगला सवाल क्या है, 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या a है। यह संख्या 1200 तथा 1300 के बीच में है ना। 9 और 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज, उभयनिष्ठ गुणज यानी जिसमें 9 का भी भाग जाता है और जिसमें 7 का भी भाग जाता है, ऐसा हमें गुणज है, और वो भी 1200 और 1300 के बीच में। अब देखते हैं 1200 और 1300 के बीच में 9 और 7 का भाग किसमें जाता है। पहला ए वाला ऑप्शन हम देखें तो ये तो 1200 और 1300 के बीच में नहीं है, क्योंकि ये तो 1200 से कम है, तो ये पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अब अगला देखते हैं 1260, तो 1260 में 9 का भाग जा रहा है कि नहीं, सबसे पहले 9 का चेक कर लेते हैं। तो 9 का भाग जाने का नियम हमें पता है कि अंकों को जोड़ें और जोड़ने पे अगर 9 के टेबल वाली संख्या बन रही तो उसमें 9 का भाग चला जाता है। तो 2 और 1 3, 3 और 6 9, और इसमें 9 का भाग जा रहा है। देखते हैं अब 7 का भाग जा रहा है कि नहीं, देख लेते हैं। तो 7 एक कम 7 बचे 5, 7 8 56 और चला गया भाग, और हमारा ऑप्शन नंबर बी आ गया कि इसमें 9 और 7 का भाग आराम से चला जाएगा, है ना। दूसरे को मैं चेक करूं तो 6 और 2 8 और 1 9, इसमें भी 9 का भाग जा रहा है ना। पर आप देखो 7 का भाग जा रहा है कि नहीं, तो 7 एक कम 7 बचे 5 50 हुआ, 7 7 49 बचा 1 16 हुआ और नहीं जाएगा। अगर इसमें मैं देखूं तो 6 और 6 12, 12 और 2 14 और 1 15, यानी इसमें तो 9 का भी भाग नहीं जा रहा। तो हमारा ऑप्शन नंबर भी एकदम राइट आंसर हो गया बेटा। अगला सवाल देखते हैं। ये बेटा अगला सवाल क्या है, 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। 6 के प्रथम 5 गुणज, तो मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया है कि भाई गुणज क्या होते हैं, दी गई संख्या के टेबल में जो भी आते हैं सब उसके गुणज होते हैं। हमें प्रथम 6 गुणज, 6 के 5 प्रथम गुणज बताने हैं। तो पहला गुणज क्या होता है, 6 का मल्टीपल 6, दूसरा 12, तीसरा 18, चौथा 24 और पांचवा 30। ये हो गए 1 2 3 4 5। ऐसे पहले 5 6 के गुणज हो गए कि 6 12 18 24 और 30, और इनका योग बता पूछा है। हम कर लेते हैं 6 और 2 8 और 8 16 और 4 20 की सुनात क्या है 2, 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9 और 90 हमारा एकदम राइट आंसर हो गया बेटा। इसे बोलते हैं गुणज, है ना। तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए ऐसे सवालों को करने में। ठीक है, अगला सवाल लेके आते हैं। ये हो गया इसका 90। ठीक है बेटा, अगला सवाल क्या है, निम्न में से 316 का कौन गुणनखंड नहीं है, यानी कौन सी ऐसी संख्या है जिसका भाग 316 में नहीं जाता। यही बात है भाई, गुणनखंड का मतलब ऐसी संख्या जो दी गई संख्या, जिसके टेबल में दी गई संख्या आती है वो गुणनखंड कहलाता है। तो देखो एक तो सभी का गुणनखंड होता है, मतलब एक के टेबल में तो सभी संख्याएं आती, तो ये तो गुणनखंड है। हमें देखना है कि कौन सी संख्या इसका गुणनखंड नहीं है। बी वाला 158, तो 158 का मैं अगर 158 एक बार में 158 दो बार अगर मैं करूं, 2 बार 158 का पढ़ा लूंगा, 2 8 16 के 6 हाथ क्या 1, 2 पंजे 10 और 11 के 1 हाथ क्या 1, 2 1 कम 2 और 1 3, 316 दो बार में 158 में भी आ जाता है, यानी कि 158 से भी इसमें भाग चला जाता है, यानी कि इसका 158 भी गुणनखंड है। अगली संख्या देखो 79, 79, तो 79 एक बार में तो 79 आएगा। दूसरी बार अगर मैं करूं, दूसरी बार इसको लूं तो 2 नाम 18 के 8 हाथ क्या 1, 2 7 14 और 1 15, 158 होता है। अगर मैं 3 बार करूं
3 बार करूं तो 3 आम 27 के साथ हाथ क्या है 2, 3 7 21 और 2 23 होता है, मतलब 237 हो जाता है। और अगर मैं इसको 79 का 4 बार करूंगा तो 4 नाम 36 के 6 हाथ क्या है 3 और 4 7 28 और 3 31 316 आ जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आ गया कि 8 के टेबल में नहीं आएगा। पर हम चेक कर लेते हैं 8 का चेक कर लेते हैं कि भाई 8 चौको 32, 8 चौको 32 होता है, पर 8 3 24 ही होगा। इसमें भाग देके देख लेते हैं तो 8 3 24 बचा कितना, 11 में से 4 गए बचे 7, उतारिए 6, 8 नाम 72 और हमारा 4 बच गया, यानी कि 8 का पूरा पूरा भाग इसमें नहीं जाता, यानी कि ये 8 का गुणनखंड नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम राइट आंसर हो गया बेटा। देखो बेटा, पांचवा सवाल आपके सामने क्या है कि 4 की पावर 11 गुणा 7 की पावर 5 गुणा 11 की पावर 3 के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं, कुल अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं। तो देखो हमें पता है कि 4 की पावर 11 का मतलब है कि 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 ऐसे 11 बार है। 7 की पावर 5 यानी 7 की पावर 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 5 बार है। और 11 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 है ना, ठीक है, 11 गुणा 11 गुणा 11 मतलब 3 बार ये है, ठीक है। तो देखो भाई मेरी बात सुनो, ये 4 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, तो मैं 4 की घात 11 को मैं ऐसा कर सकता हूं कि 2 की घात 11 है ना, 2 गुणा 2 2 की घात 22, क्योंकि 4 की 11 है तो 2 की कितनी मैं कर सकता हूं 22, क्योंकि 4 गुणा 2 गुणा 2 तो एक बार में, एक 4 में 2 गुणा 2 है ना, तो 11 बार 4 है तो उसके 2 की पावर 22 हो गई, है ना, ठीक है। और 7 तो एक प्राइम नंबर ही है, इसकी पावर 5 और 11 की पावर भी 3, और ऐसा मिलके अगर मैं देखो जब भी आपका जो हो जाएंगे तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, मतलब 2 कितनी बार हो जाएगा 22 बार, 7 कितनी बार है 5 बार, और 11 कितनी बार है 3 बार, तो 22 और 5 27 और 3 30, और ये अभाज्य, इसके कुल अभाज्य गुणनखंड 30 हो जाएंगे बेटा। और ये हमारा अंतिम सवाल भी था इस चैप्टर से। अब आपको इस चैप्टर की तैयारी आराम से आप जाके कर सकते हैं। ये गुणनखंड और गुणज के बारे में आपको मैंने सब सही साठ बताया है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।